बजट इन दिनों काफ़ी चर्चा में चल रहा है। कई सारे रीज़न हो सकते हैं, अच्छा है, ख़राब है, किसान के लिए कुछ नहीं है, युवा के लिए कुछ नहीं है, रोज़गार के लिए कुछ नहीं है, बहुत सारी बातें यहाँ से निकल कर आ सकती है। और काफ़ी लंबे समय से जो है, जब से बजट आई है तब से इस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी चल रहा है। आज हम उन सब बातों को छोड़कर हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि इन सारी बातों में, इन सारी बजट में हमारे लिए यानी कि एग्ज़ाम के लिए जो है, एग्ज़ाम के पर्पज़ से कौन सी चीज़ें, कितने सारे प्रश्न यहाँ से बनकर आ सकते हैं, और उसी को जो है जानने का कोशिश करेंगे और एक शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम में हमारे लिए जो है हेल्पफुल हो सके। आज हम इसी के ऊपर जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे कि बजट, आम बजट और अंतरिम बजट में क्या क्या अंतर है। अंतरिम बजट कब पेश हुआ था, क्योंकि ये 2024 का है, ये चुनावी साल है, तो हम इसी के लिए इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि अभी जो 2 बार जो बजट पेश किया गया, एक बार बजट पेश हुआ था 1 फरवरी को, और अभी जो है बजट, आम बजट पेश हुआ है। तो इन दोनों में हम डिफरेंस जानेंगे। और देखिए, हम भी जो है एक खुद के लिए एक नोट्स बना करके लाए हैं। इस प्रकार से आप भी जो है इस तरह से नोट्स जो है बना सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम्स में जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आए तो वहाँ पे आप जो इस तरह के अपने हिसाब से नोट्स जो पढ़ कर जाएंगे, उससे आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प होगा। देखिए, बजट के ऊपर आप जो है आसानी बहुत खूब चर्चा कर सकते हैं। चाय की टपरी पर बैठकर हम आसानी से बजट के ऊपर जो है पूरा डिस्कशन कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा? क्या वो हमारे उस डिस्कशन से हमारे एग्ज़ाम्स में प्रश्न बन सकते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम जो है यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट उन्हीं बातों के ऊपर जानेंगे जिससे कि एग्ज़ाम्स में प्रश्न पूछने की संभावना हो। तो आइए इस सब पे बातों पे हम जो है चर्चा करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि आम बजट जो है, अंतरिम बजट जो पेश हुआ था, वो जो है किस प्रकार से हुआ, और उसमें जो है आम बजट और अंतरिम बजट में क्या अंतर होता है। देखिए, अंतरिम बजट जो है 1 फरवरी को पेश किया गया था। इसको जो है अलग-अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि चुनावी भाषण भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो है चुनाव के समय ही आता है, और चुनाव में जो को अपने फ़ायदे के लिए जो है कई बड़ी-बड़ी जो है भाषण दिए जाते हैं, क्योंकि जिस सरकार जो पार्टी जो है इसमें भाषण देती है अंतरिम बजट में, उसे भी पता होता है कि जब नया सरकार बनेगी तो वो अपने हिसाब से नया बजट पेश करेगी। इन भाषण का कोई जो है मतलब नहीं निकलता है। इसीलिए इसे जो है चुनावी भाषण भी कहा जाता है। ये जनता को लुभाने वाला भी कहा जाता है। ये अस्थायी होता है, क्योंकि इसमें जो है जनता के लिए भरपूर पैसा दिया जाता है। अब देखिए, जो भी पार्टी रहती है सरकार में, वो यही चाहती है कि अभी जो चुनाव आने वाला है, तो हम बजट में जो अंतरिम बजट पेश कर रहे हैं, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता के लिए पैसा लुभाने को, उसको वोट बैंक के लिए जो है इसको पेश किया जाता है। तो ये जो है इसको मिनी बजट भी कहा जाता है। मिनी बजट भी पेश कहा जाता है इसको, क्योंकि यह जो है संसद से जो है मंजूरी लिया जाता है पैसा के लिए। अभी जो अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें 30.80 लाख करोड़ का बजट था, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में, यानी कि जो है पिछले वर्ष की तुलना में 12% जो है अधिक बजट पेश किया गया था। ये हम अंतरिम बजट की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, तो अगर हम समझेंगे तो देखिए, नया साल जो चलता है, नया साल जो जब हम लोग जो जानते हैं कैलेंडर के हिसाब से, तो 1 जनवरी को जो है नया साल लगता है। 1 जनवरी को नया साल लगता है, लेकिन वित्त मंत्रालय के हिसाब से ये हमारा साल जो लगता है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2025 तक ये जो है साल चलता है। यानी कि शुरुआत जो होता है साल 1 अप्रैल से चलता है। ये वित्त मंत्रालय के अनुसार है, क्योंकि जब अभी जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, तो हम जो है इससे पहले वाले की बात करते हैं, यानी 2023 की बात करते हैं। 2023 में जो आम बजट जो पेश किया गया था, वो 1 फरवरी को पेश हुआ था। 1 फरवरी को पेश हुआ। अब ये आम बजट जो पेश हुआ, ये कब तक चलेगा, क्योंकि ये वार्षिक है, यानी 1 साल के लिए होगा, तो ये कब तक चलेगा। 1 फरवरी को तो पेश हुआ, लेकिन लागू जो होता है वो 1 अप्रैल से लागू होगा। 1 अप्रैल से लागू होगा, और ये 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और कब तक चलेगा ये? 31 मार्च 2024। ये हम लास्ट ईयर 2023 की बात कर रहे हैं कि 2023 में जब बजट पेश किया गया था, तो ये पेश हुआ था 1 फरवरी को और लागू हुआ था 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक। तो ये हम क्या बता रहे हैं, ये वार्षिक वित्तीय, ये हो गया 1 साल का बजट पेश हुआ। इसी तरह से हर साल जो है ये वार्षिक बजट जो है पेश होता है, यानी कि 1 साल का बजट पेश होता है।
अब अंतरिम बजट जो है 1 फरवरी 2024 को पेश हुआ है, और क्योंकि ये अर्थ थोड़े समय के लिए हुआ था, क्योंकि अप्रैल मई में जो है नया लोकसभा का इलेक्शन होने वाला था, इसीलिए 1 फरवरी से लेकर के मई, अभी जो सरकार जो बनी है वो जून में बना, जून में सरकार का गठन हो गया। तो ये 1 फरवरी से लेकर के जो बजट पेश हुआ अंतरिम बजट, 1 फरवरी से लेकर के मई या जून तक जो सरकार चलेगी या किस प्रकार से चलेगी, इसी को लेकर के जो है बजट अर्धकाल के लिए जो है बजट पेश किया जाता है इतने समय के लिए। यानी कि जो है कहा जा सकता है मोटा मोटी कि ये 4 से 5 महीने के लिए जो है बजट पेश होता है। कौन सा? अंतरिम बजट, क्योंकि ये जो है इसी साल जो है हर 5 साल के बाद होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव जो है हर 5 साल के बाद होता है। तो जब जब ये लोकसभा का चुनाव होगा तब जो है उस साल अंतरिम बजट और आम बजट दोनों अलग अलग समय पे पेश होता है। अंतरिम बजट जो होता है वो 4 से 5 महीने के लिए ही होता है, क्योंकि उसके बाद जो है एक नई सरकार का गठन होता है। तो जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार का बनेगी, चाहे वो पहले वाले हो या नया हो, तो फिर जो है जब सरकार नई सरकार बनती है तो वापस जो है वार्षिक बजट जो है पेश होता है। तो वार्षिक बजट तो क्या होता है, जो 1 साल के लिए होता है, जो 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो है ये पैसा दिया जाता है। अब बजट को हम जो अगर आम भाषा में समझें तो एक खर्चा होता है जो देश को चलाने के लिए खर्चा होता है, कि देश में जो है कौन सी नई चीज़ें लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, व्यापार के लिए हो गया, रोड के लिए हो गया, सड़क के लिए हो गया, पुल के लिए हो गया, शिक्षा के लिए हो, कई सारे चीज़ों के लिए जो है ऐसे सरकार जो है बजट पास करती है, पैसा देती है। ये अलग अलग हिसाब से हमारे मंत्रालय से सलाह लेकर के एक बजट पेश किया जाता है। तो हम मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि अंतिम बजट क्या होता है। तो ये जो है चुनावी भाषण होता है, जनता को लुभाने वाला होता है, अस्थायी होता है, क्योंकि अस्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, वो थोड़े समय के लिए होता है, 4 से 5 महीने के लिए। अगर 2024 की बात करें तो बजट कितना पेश हुआ है, अंतिम बजट 30.8 लाख करोड़, ये आपको याद रखना होगा कि 30.8 लाख करोड़ जो है बजट पेश हुआ अंतरिम बजट, जो कि लास्ट ईयर से 12% अधिक है। 12% अधिक बजट जो है पेश किया गया था। ये कौन सी बात कर रहे हैं हम, ये अंतरिम बजट की हम बात कर रहे हैं। वित्त वर्ष कब से शुरू होता है, तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2025 तक चलता है। ये वित्त मार्च चलता है ना, ये इसका कह सकते हैं कि मंत्रालय के हिसाब से, वित्त मंत्रालय के हिसाब से ये नया साल जो है लगता है 1 अप्रैल से, और कैलेंडर के हिसाब से अगर देखेंगे तो नया साल लगता है 1 जनवरी को हिसाब से। ठीक है, तो अब हम जो है बजट के ऊपर बात करते हैं कि बजट क्या होता है। आम बजट जो है अभी जो पेश हुआ है ये 2024-25 की बजट है। संविधान की बात करेंगे तो संविधान के भाग 5 में जो है अनुच्छेद 112 में जो है वार्षिक वित्तीय बजट को परिभाषित किया गया है। यानी कि बजट जो शब्द है ये मूल रूप से संविधान में कहीं पर नहीं लिखा हुआ है, इसके जगह पे जो है एक नया वर्ड यूज किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण। यानी कि 1 साल का जो है खर्च जो है वही इसी का जो है वित्तीय है, यानी कि पैसा है। तो ये जो है संविधान में जो है इसी बात को जो है चर्चा किया गया है। अगर देखें कि बजट जो है अभी कितना पेश हुआ है, जाने हुआ है, तो 48.2 लाख करोड़ का जो है बजट इस साल जो है पेश हुआ है। ये बजट अभी यानी कि कुल अगर 1 साल की बात करें 2024-25 की, तो ये बजट की पैसा कितना मिला है, तो 48.2 लाख करोड़ रुपया पैसा मिला है। अब तक हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार अगर बजट किसने पेश किया है, तो ये मोरारजी देसाई पेश किए हैं, जो कि 10 बार पेश किए थे। हालांकि लगातार अगर 7 बार जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया है, और लगातार अगर देखेंगे तो 6 बार इससे पहले मोरारजी देसाई भी कर चुके हैं। सबसे लंबा अगर भाषण देखें, बजट भाषण, तो निर्मला सीतारमण का ही है। 2020 में ये 2 घंटा 40 मिनट का जो है एक लंबा भाषण दिया गया था, लंबा बजट जो है के ऊपर संसद में पेश किया गया था। बजट को बनाने में जो है करीब 5 से 6 महीने लगता है। यानी कि अभी अगर जून में ये बजट पेश हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5-6 साल पहले से ही जो है इसकी तैयारी चल रही होगी। ये कौन बनाता है, तो वित्त मंत्रालय, इसके अलावा आर्थिक मामले के विभाग, ये सब मिल करके जो है बजट को पेश करते हैं। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालय से जो है इसकी सलाह लिया जाता है, सहायता लिया जाता है, जिसके बाद जो है, और ये एक गुप्त तरीके से होता है। जिस तरह से पेपर लीक होता है उस तरह से ये बजट पेपर नहीं लीक हो सकता है। एक बहुत आम कॉमन सा सवाल होता है कि अगर संसद में बजट पेश नहीं होता है या सरकार बजट पास नहीं करवा पाती है, तो ऐसे में क्या होगा,
ऐसे में मंत्रिमंडल को यानी कि सरकार को जो है अपने पद से इस्तीफा देना होगा। एक कॉमन सी बात है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब हुआ था? तो 1947 में षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। इसमें अगर आम बजट 24-25 की बात करें तो इसमें मुख्य फोकस जो है चार विषय पर रखा गया है। 4 मुख्य फोकस है और 4 ही जो है मुख्य विषय है। आपको इन बातों को जो याद रखना होगा। मुख्य फोकस कौन कौन सी है? गरीबी, अन्नदाता, महिलाएं और युवा, ये 4 मुख्य फोकस है। यानी कि निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है बजट में, संसद में जो है इस मुख्य फोकस को रखा गया है, जिसमें गरीबी, अन्नदाता, महिलाएं और युवा, ये 4 को जो है मुख्य फोकस है। 4 विषय के ऊपर भी जो मुख्य फोकस है इसको उत्थान करने के लिए बोला गया है कि मुख्य फोकस को उत्थान किया जाएगा, यानी कि इसको जो है बढ़ाया जाएगा। गरीबी को ख़त्म करने के लिए बढ़ाया जाएगा और महिलाएं को जो है आगे बढ़ाने के लिए उत्थान किया जाएगा, युवा का उत्थान किया जाएगा। इस प्रकार से मुख्य फोकस 4 रखा गया है। मुख्य विषय जो है जिसमें रोजगार हो गया, कौशल प्रशिक्षण हो गया, एमएसएमई हो गया, मध्यम वर्ग हो गया। तो इस प्रकार से जो है मुख्य फोकस कितना हो गया? 4 गो, और मुख्य विषय कितना हो गया? 4 गो। आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें कि पैसा जो है, बजट जो आया है 48.2 लाख करोड़ रुपया, ये जो है पैसा कहाँ से आता है, किस किस क्षेत्र से आता है, कितना आता है और ये पैसा जो है कहाँ, कैसे, कितना खर्च होता है। तो उसी को हम जानेंगे कि पैसा सबसे पहले जानेंगे कहाँ से आता है। तो आप जो है, हालांकि इसमें बहुत जगह से आता है, लेकिन हम जो है याद रखने के लिए सबको नहीं याद रखना है, सिर्फ उन्हीं कुछ चीज़ को याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा आता हो या सबसे ज़्यादा खर्च हो रहा हो। उन्हीं 2 चीज़ों को हम तो याद रखेंगे। जैसे कि उधारी एवं अन्य देता, उधार लेकर के हम मार्केट से, लोन से, बैंक से, अलग अलग संस्थाएं से हम जो है उधार लेकर के जो है उधार लेते हैं 27% उधार लेते हैं। इसके अलावा आयकर जो है 19% आता है। जीएसटी हो गया 18%। निगम कर, कॉरपोरेट टैक्स जो होता है वो इसमें 17% तक आता है। इसके अलावा कर भिन्न अलग अलग कर से जो है प्राप्त होता है, जिसमें 9% हो गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क हो गया 5%, और अन्य पूंजीगत प्राप्ति जो होता है जो कि 1% है। तो इन जो है कुछ क्षेत्रों से जो है बजट में जो है 48 लाख पैसा जो है आता है। कितना पैसा आया है टोटल? 48.20 लाख करोड़ रुपया जो है यहाँ पे बजट पेश किए गए, बजट पैसा जो है दिया गया है 1 साल के लिए सरकार को चलाने के लिए। तो एक बार फिर से देखते हैं कहाँ कहाँ से आता है। तो उधारी और अन्य देयता से 27% आता है। हम मार्केट से उधार लेते हैं, पैसा को उधार लेते हैं, या फिर मार्केट से हो गया, या बैंक से हो गया, या फिर अलग अलग संस्थाएं से हो गया। हम जो है 27% जो है, यानी कि 48.20 लाख को जो करोड़ है, इसमें से 27% हम क्या किए हैं? उधार लिए हैं। इनका आयकर से जो 19% आता है, जीएसटी से 18%, निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स से 17% आता है, कर भिन्न से। बाकी आप इतना ही 4 को याद रखें, यही आपको जो इम्पोर्टेंट होगा। पैसा आया तो कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होगा? तो सबसे ज़्यादा जो है अलग अलग राज्यों को जो है इसमें जो है परसेंटेज बांटा गया। जैसे कि 48.20 लाख करोड़ बजट आया, इसमें से 21% जो है राज्यों को दिया गया पैसा, कि राज्य आप जो है इसमें से केंद्र के द्वारा जो सहायता की जो राज्य को दिया जाता है उसमें 21% हो गया। ब्याज का भुगतान हम कितना करेंगे? 19%, यानी कि जो हम मार्केट से उधार लिए हैं पैसा 27%, उसको चुकाने में हम जो है 19% पैसा खर्च करेंगे। केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो है कि या केंद्र के द्वारा कुछ योजनाएं लागू होता है, जिसमें 16% उसमें जो है पैसा खर्च होगा। वित्त आयोग के द्वारा जो है, वित्त आयोग को अन्य अंतरण के द्वारा 9% पैसा खर्च होता है। डिफेंस की बात करें तो इसमें 8% पैसा इस पर खर्च होगा। सब्सिडी पे 6% पैसा खर्च होगा, और पेंशन पे जो है 4% पैसा खर्च होगा। सब्सिडी क्या होता है? तो सरकार के द्वारा जो है आपको इसमें छूट दिया जाता है एक प्रकार से। जैसे कि अगर हम समझें कि कोई वस्तु, अगर कोई खाद की बोरी जो है 300 रुपये बोरा है, तो उसमें जो है आपको 280 रुपये में जो मिल रहा है, यदि तो ये जो 20% कम हुआ, वो 20% जो है सरकार अपनी तरफ से चुका रही है। इसी को जो है सब्सिडी बोला जाता है। यानी कि अगर हम कहें ऐसे समझें तो गैस जो आप सिलेंडर जो लेते हैं, यदि आपको जो है 1000 में गैस का सिलेंडर मिल रहा है, रेट है 1000, और आपको दिया जा रहा है 800 में, तो बाकी जो ये 200 जो अलग से हुआ, ये सरकार जो है पे कर रही है। इसी को जो है सब्सिडी कहा जाता है। और पेंशन में जो है 4% पैसा खर्च होगा। इस प्रकार से आप जो है याद रख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है। तो आप ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा उधार लेने में आता है। हम मार्केट से उधार लेते हैं 27%, आयकर 19%, जीएसटी 18%, कॉर्पोरेट टैक्स 17%। आप इन 4 बातों को ही सिर्फ याद रखें। इसके अलावा पैसा कहाँ सबसे ज़्यादा खर्च होगा?
तो राज्य में यानी कि स्टेट को, हर स्टेट को जो है 21% पैसा देना होगा सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार को। या इसके अलावा ब्याज को हम जो भुगतान करेंगे, जो उधार लिए थे उसका भुगतान करेंगे 19%। केंद्र क्षेत्र की योजना जिसमें 16% हो गया, और रक्षा क्षेत्र डिफेंस की बात याद करेंगे तो 8% इस पर खर्च होगा। इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किस प्रकार से सरकार कितना कहाँ खर्च कर रही है, ये सब बातों को आप ध्यान रखना होगा। बजट में जो है कुल 9 प्राथमिकता जो है 9 प्राथमिकता को दिया गया है, 9 क्षेत्र के ऊपर प्राथमिकता दिया गया है, जिसमें आप इन 9 को जो है याद नहीं रखेंगे, सिर्फ आपको जो है एक बार पढ़ लेना है, एक बार जो है 2 बार पढ़ लेना है, बाकी आपको इसको याद नहीं रखना है। 9 प्राथमिकता कौन कौन सी है? जो है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास, अगली पीढ़ी में सुधार। ये अगली पीढ़ी सुधार में क्या है? तो जैसे कि अभी नेक्स्ट जो जनरेशन आएगा उसमें, उसके लिए हम क्या करें इस बजट में, जिससे आने वाला जो जनरेशन होगा वो कुशल होगा, रोजगार कुशल होगा और उससे सक्षम होगा। जैसे कि इसको आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम किसी पौधा, जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो वो फल जो है हमें कब देगी? जब हम उसमें अच्छी तरह से पानी देंगे, खाद देंगे, उसे सिंचाई करेंगे, मिट्टी बरकरार रखेंगे। तो हम जब तक उसे सींचेंगे नहीं तब तक वो हमें आगे जो है फल हमें कैसे देगी? उसी प्रकार से ये अगली पीढ़ी में सुधार की इसलिए कहा गया है कि नेक्स्ट जो जनरेशन आएगी यहाँ, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा, जो बच्चा पैदा होगा, उसके लिए जो है सरकार किस प्रकार से इसमें बजट में काम करेगी, ये जो है बताया गया है। ये जो बजट में आपसे प्रश्न सिर्फ इतना ऐसे पूछा जा सकता है कि बजट में सरकार के द्वारा, निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट में कितनी प्राथमिकता पर बात किया गया है? तो 9 प्राथमिकताएं हैं। कितना मुख्य फोकस है? तो 4 मुख्य फोकस है। कितना मुख्य विषय है? तो 4 विषय है। 4 मुख्य फोकस और विषय आप इस दोनों को याद रखेंगे कि इनमें से कोई एक नहीं भी दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है मुख्य फोकस में शामिल नहीं है, इस प्रकार से। बाकी आप इन 9 प्राथमिकता को आप एक नज़र देख लेंगे, लेकिन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसी में से कुछ अलग अलग पॉइंट्स में हम जो है बुलेट पॉइंट में निकाल कर लाए हैं। जैसे कि कृषि के लिए जो है 1.52 लाख करोड़ रुपया जो है बजट दिया गया है। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसको आपको नोट करना है। 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगा। 1 करोड़ किसानों को जो है प्राकृतिक खेती करने के लिए जो है प्रोत्साहित किया जाएगा सरकार के द्वारा, ताकि वो जो है नेचुरल फार्मिंग जो है कर सके। 109 बागवानी किस्म जो है डेवलप होगा। नई किस्मों को जो है बागवानी किस्म को डेवलप किया जाएगा। कितना? 109। इसके बाद जो है पहली बार जो कोई व्यक्ति रोजगार में जो शामिल हो रहा है, जो किसी भी क्षेत्र से हो, तो उसको जो है 15,000 रुपये जो है एक माह का जो वेतन होता है उसको दिया जाएगा 3 किस्त में। इस तरह से जो है 200 कहा जा रहा है कि 210 लाख युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा। इसमें जो है सरकारी जॉब या पेपर लीक के बारे में कोई भी विषय पर नहीं बात किया गया है। आगे जो है 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा। यानी कि जो ITI है, जो पहले होता था कि ITI आप डिग्री कर लिए लेकिन आपको जो है उसमें कोई भी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता है, यानी कि आप डिग्री तो ले लिए लेकिन आपको इसमें जो है कोई कौशल नहीं आया, कोई टेक्निकल चीज़ आपको जो है सीखने को नहीं मिला। इसीलिए सरकार इस बार जो है 1000 कहा है कि 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है शुरू होगा। यानी कि आपको ITI के साथ साथ जो है प्रैक्टिकल करवाने के लिए भी इंस्टीट्यूट शुरू होगा। इससे जो है 20 लाख युवाओं को जो है स्किल डेवलप किया जाएगा। 20 लाख युवाओं का स्किल डेवलप किया जाएगा। एक योजना इसमें है कि पूर्वोदय योजना। इसका टैगलाइन है कि विकास भी विरासत भी। आपको इसको टैगलाइन याद रखना है, विकास भी विरासत भी। पूर्वोदय किस योजना से संबंधित है? पूर्वोदय योजना से। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस सब के लिए जो है एक हर तरह के क्षेत्र के लिए चहुमुखी विकास जो है किया जाएगा। किसके लिए? बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन 4-5 राज्यों के लिए। आपको इन राज्यों का नाम आपको याद रखना है। टैगलाइन क्या है? विकास भी विरासत भी। किस योजना से संबंधित है? पूर्वोदय योजना से। इसके अलावा औद्योगिक गलियारा शुरू किया जाएगा, इंडस्ट्रियल गलियारा शुरू किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक। ये अमृतसर से लेकर के कोलकाता तक जो है इंडस्ट्रियल गलियारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जो है इसका जो केंद्र होगा, औद्योगिक केंद्र स्थापित होगा गया में।
आपको ये केंद्र याद रखना है। इसके बाद जो है महिलाएं और बालिका के लिए जो है 3 लाख करोड़ का बजट दिया गया है उसके उत्थान के लिए। इसके बाद जो है 14 बड़े शहर, वैसे ही 14 बड़े शहर जिसकी जनसंख्या 30 लाख से अधिक होगा उसको उस क्षेत्र में उस शहर को विकास किया जाएगा, जैसे कि मेट्रो सिटी हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, परिवहन हो गया, रैपिडो मेट्रो ट्रेन हो गया। इस प्रकार से जो है उस शहर का विकास किया जाएगा। कितना? 14 बड़े शहरों का विकास किया जाएगा। पीएम आवास योजना की बात करें तो 2.0, जिसमें कहा गया कि अगले 5 साल के लिए जो है 2.2 लाख करोड़ रुपए का जो है केंद्रीय सहायता दिया जाएगा। किसमें? पीएम आवास योजना 2.0 में। इसमें जो है कितना खर्च किया जाएगा? तो 2.2 लाख करोड़ रुपए का बजट इसमें केंद्र सरकार के द्वारा सहायता किया जाएगा। इसके अलावा जो है एनटीपीसी और बीएचईएल जिसमें मिलकर 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। कौन कौन? एनटीपीसी और बीएचईएल के द्वारा 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। इसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सड़क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, नल जल की व्यवस्था हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इस पर जो है कहा जा रहा है कि जीडीपी का 3.4% जो है खर्च किया जाएगा। यानी कि अगर इसको आंकड़ा में पैसा में देखें तो करोड़ में 11,11,111 करोड़ रुपया लाख करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा। कितना? 11,11,111 लाख करोड़ रुपया खर्च जो है इसमें खर्च किया जाएगा। किस पर? इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जिसमें जीडीपी का अगर देखें तो परसेंटेज के हिसाब से 3.4% जो है खर्च होगा। सबसे ज़्यादा जो स्पेस इकोनॉमी पर खर्च होगा 1,000 रुपये, जिसमें कि आप नई जो है नई स्पेस में जो है नई अंतरिक्ष में जाने के लिए नई जो है प्रौद्योगिकी शुरू किया जाएगा, जिसके ऊपर 1,000 करोड़ रुपये खर्च होगा। इसके बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की बात करें तो 2024-25 में जो है 6.5 से लेकर के 6.5 से 7% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में जो है ये पिछले साल की बात करें लास्ट ईयर तो 2023-24 में जो है ये 8.2% था। वर्तमान में अभी जो है 2024-25 में कितना है? 6.5 से लेकर के 7% है। ये जो है अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार जो है ये आंकड़े बताए गए हैं कि आपको ग्रोथ रेट याद रखना है 2024-25 का, और पिछले साल दोनों का आपको याद रखना है कि लास्ट ईयर 8.2% था, वर्तमान में 6.5 से लेकर के 7% है। करेंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो कहा जा रहा है कि 2024 में जो है ये कम हो रहा है। अब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ये क्या दर्शाता है? तो कई बार हम समझते हैं कि कोई चीज़ अगर कम हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, जबकि ये बिल्कुल ये जो है कम हो रहा है, यानी कि जो है हम सरप्लस में जा रहे हैं। इकोनॉमी जो है व्यापार जो है हम सरप्लस में जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छी की बात है। जैसे कि सरप्लस की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में कोई भी व्यापार जो होता है, जैसे कि दो देश के बीच जब व्यापार होता है तो उसमें दो ही चीज़ होता है, एक एक्सपोर्ट या तो इम्पोर्ट। या तो हम जो सामान खरीद रहे हैं या कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं या वस्तु बेच रहे हैं। यदि हम जैसे कि अगर हम दो देश की बात करें, एक भारत और अमेरिका और एक भारत और चाइना, इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करें तो भारत और अमेरिका के बीच जो है हमेशा व्यापार में हम जो है सरप्लस में रहते हैं, यानी कि हम जो है बेनिफिट में रहते हैं। हमें जो है अमेरिका से व्यापार करने में मुनाफा होता है, हम हमेशा जो है मुनाफे में रहते हैं। कैसे? जैसे कि देखिए, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? सामान किसी वस्तु को बेचना, और इंपोर्ट मतलब क्या होता है? किसी वस्तु को जो हम दूसरे देश से खरीद रहे हैं। तो अमेरिका के केस में होता है क्या कि हम जो है ज़्यादातर वस्तु जो है बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं, और ख़रीदने की बात जब आती है तो हम जो है कम वस्तु खरीदते हैं, यानी खरीदते हैं लेकिन ज़्यादा उसके अपेक्षा ज़्यादा जो है हम वस्तु बेचते हैं। इस प्रकार से हम जो है उसके साथ व्यापार में सरप्लस में रहते हैं, यानी कि डेफिसिट जो हमारा रहता है अच्छा रहता है, सरप्लस में व्यापार रहता है। वहीं अगर हम चाइना के कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे जो है हम हमेशा नुकसान में रहते हैं, यानी कि डेफिसिट में रहते हैं, घाटा में रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो है चाइना के साथ जो है कई सारी वस्तु जो है सिर्फ और सिर्फ खरीदते हैं। बेचने की बात जब आती है तो हमारे पास जो है उतनी डेवलप नहीं है कि हम जो है बहुत सारी वस्तुओं को बेच सकें, या जो है वहाँ के पैसा जो है खर्च होता है। तो हम इसे देखे हैं कि 2024 में बात हो रही है तो ये जो है सरप्लस में है, यानी कि हम जो है व्यापार में क्या जा रहा है? अच्छा जा रहा है। यानी कि हमारा एक्सपोर्ट क्या है? एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। और डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपोर्ट कम होगा और इंपोर्ट ज़्यादा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स की बात करें तो एक इंडेक्स जारी होता है जो कि दो सेक्टर को मिलाकर किया जाता है,
एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक होता है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र से, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि कोई चीज़ बनाने को लेकर के, विनिर्माण, नया चीज़ निर्माण को लेकर के मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये दो सेक्टर्स को मिला करके जो है एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है। यह इंडेक्स यह बताता है कि आपका परचेजिंग जो है, परचेजिंग पावर जो है वो कितना अच्छा है, कितना ख़राब है। तो कहा जाता है कि अगर परचेजिंग इंडेक्स में जो है 50 रैंक से ज़्यादा अगर होगा तो इकोनॉमी क्या बता रहा है कि यह अच्छा माना जा रहा है। यानी कि इंडेक्स जो है, अगर इंडेक्स में अगर 50 रैंक से अगर ज़्यादा अगर होगा तो हमारी इकोनॉमी क्या जो रही है, यानी कि अच्छी जा रही है, परचेजिंग पावर जो है हमारा अच्छा है। तो इस प्रकार से जान सकते हैं। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ये क्या होता है? तो आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई बैंक जो होता है, कोई भी बैंक जो होता है, जब वो किसी भी व्यक्ति को या किसी संस्था को लोन देता है तो लोन के साथ साथ एक इंटरेस्ट भी होता है जो आपको एक निश्चित समय पे पे करना होता है। लेकिन वही जब लोन और इंटरेस्ट आप 90 दिन के अंदर नहीं पे करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एसबीआई से लोन लिया, ठीक है, लोन लेने के बाद जो है 90 दिन तक ना हम लोन चुका पाए और ना ही हम इंटरेस्ट चुका पाए। ऐसे में बैंक जो है, बैंक के लिए क्या हो गया, घाटे का सामान हो गया, क्योंकि अब वो समझ चुका है बैंक कि वो जो लोन दिया था जिस हमें, तो उसके पास जो है अब आने वाला नहीं है, यानी कि एसेट्स जो है हो गया वो समाप्त हो गया। ऐसे में क्या हो गया, जो यही एनपीए हो गया, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि ऐसा वस्तु, ऐसा लोन जो कि अब बैंक के पास नहीं पहुंचने वाला है। इससे क्या होता है कि बैंक को जो है नुकसान पहुंचता है। तो अभी बता रहा है कि बैंक बजट के अनुसार बताया जा रहा है कि एनपीए जो है बढ़ रहा है, यानी कि तो बैंक जो है घाटे में जा रहा है, और अगर एनपीए कम हो रहा है तो बैंक जो है घाटे में नहीं जा रहा है, अच्छा जा रहा है। तो यही बता रहा है कि 2008 कह रहा है कि 2018 से जो है अब तक एनपीए जो है कम हो रहा है, जो कि एक सकारात्मक संदेश है। अगर बढ़ रहा होता तो बैंक जो है घाटे में होता। कैसे कि मान लेते हैं कि एक बैंक जो है कई सारे लोगों को जो है लोन दे दिया, लेकिन उनमें से कोई जो है उसका एसेट्स नहीं चुका पाया, लोन और इंटरेस्ट नहीं चुका पाया। ऐसे में क्या हो गया कि बैंक जो है एक समय ऐसा आएगा कि बैंक जो है क्या घाटे में चल जाएगी। तो इसी प्रकार कह रहा है कि एनपीए अगर बढ़ेगा तो बैंक घाटे में होगा। बाकी इसके अलावा बजट में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब बातों को डिस्कस करना शायद एग्ज़ाम्स की दृष्टि से सही नहीं होगा, क्योंकि बजट जो आता है वो कई सारे लंबा होता है बजट। उस सब को पढ़ करके आप जो है शायद समय को वेस्ट करेंगे। ऐसे जानने के लिए आप जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस तरह से आप जो है इन वीडियो को देख करके आप जो है एक शॉर्ट पॉइंट बनाने का प्रयास करें, तो इससे जो है आपको एग्ज़ाम्स में बेनिफिट होगा। बाकी इस वीडियो आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट और में अपनी राय ज़रूर